Hello students, in the last video we have discussed up to the law of flotation. Clear? So today our first topic is relationship between the density of solid and liquid. So here we draw a diagram. So this is a liquid which is kept in a container having density ρ2 and volume V2, and there is a solid whose volume is V1 and density is ρ1. So as we know that from the law of flotation कि when any solid is immersed in a liquid, so it displace that liquid, उस liquid को वो displace करता है. अब जो weight of the solid is equal to the weight of the liquid displaced, means point यहाँ पे है weight of that solid, कि जो solid का weight होगा कि जब हम किसी भी लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को इमर्ज करते हैं तो वो जो सॉलिड है कुछ वाटर को डिस्प्लेस करता है, कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करता है. तो जो सॉलिड का वेट होगा उस लिक्विड के वेट के डिस्प्लेस के इक्वल होगा. तो पॉइंट यहां पे लिखना है वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू दी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. तो ये पॉइंट हमें लिखना है. सो वेट वी ऑल नो दैट वेट आपका होता है जैसे इसका m1g हो गया और इसका वेट हो गया आपका m2g. सो अभी हमने इस चैप्टर में टॉपिक किया था कि डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर m1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा ρ1 v1. तो m1 जो आपका आ गया वो आ गया ρ1 v1. सिमिलरली जो आपका m2 होगा वो आपका आएगा ρ2 v2. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ρ1 v1g इज इक्वल टू ρ2 v2g. तो ये g से g आपका कैंसिल हो गया. तो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन ऑफ डेंसिटी. सो ρ1 डिवाइड बाय ρ2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा v2 डिवाइड बाय v1. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड विच इज केप्ट इमर्ज इन अ लिक्विड. सो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो को हमने समझना, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है. When the velocity of the every particle of a liquid at any point is constant, then flow is said to be streamline. अब इसको हमने समझना है कि कोई लिक्विड है वो इस पाथ से फ्लो कर रहा है. क्लियर? तो ये पॉइंट मान लो A है. क्लियर? A पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो V1 है और ये B पॉइंट है, B पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी V2 है और ये C पॉइंट है जिसके ऊपर वेलोसिटी V3 है. क्लियर? अब पॉइंट यहाँ पे समझना है कि जितने भी पार्टिकल A से पास होंगे सबकी वेलोसिटी v1 होनी चाहिए. जितने भी पार्टिकल b से पास होंगे सबकी वेलोसिटी v2 होनी चाहिए. जितने पार्टिकल c से पास होंगे सबकी वेलोसिटी v3 होनी चाहिए. तो ये पॉइंट यहाँ पे था. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द एवरी पार्टिकल ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, मतलब वो एनी पॉइंट कौन है, a है, उसकी वेलोसिटी क्या v1 है. तो अगर जितने भी पार्टिकल यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट पार्टिकल आया, व्हेन इट क्रॉस द पॉइंट a इट्स वेलोसिटी मस्ट बी v1. This is second particle. When this second particle came at point A, its velocity must be v1. So जब जितने भी पार्टिकल इन पॉइंट से पास होंगे तो उनकी वेलोसिटी v1, v2, v3 होनी चाहिए. तो उसको हम बोल लेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो. उसके बाद यहाँ पे एक छोटा लिखा ट्यूबुलेंट फ्लो क्या होगा. तो इसका उल्टा कि पहला पार्टिकल आया पॉइंट A से निकला, उसकी वेलोसिटी v1 है. जब सेकंड पार्टिकल आया उसकी वेलोसिटी अदर देन v1 है, मान लो वी से दैट v2 है. तो मीन्स जब आपके पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पास करेंगे अगर उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो उस फ्लो को हम बोलेंगे ट्यूबुलेंट फ्लो. मींस इट इज अपोजिट ऑफ दिस. सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट. सो यहाँ पे व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड एट एनी पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट, मींस वो चेंज कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे ट्यूबुलेंट फ्लो. और स्ट्रीमलाइन में क्या होगा कि जितने भी पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करते हैं तो उन सबकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पे है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होंगी. तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इफ दिस इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड दिस इज अ पॉइंट ए ऑन दिस स्ट्रीमलाइन फ्लो, सो व्हेन वी ड्रॉ अ टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट ऑन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, दिस टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. क्लियर? तो जब भी हम किसी स्ट्रीमलाइन फ्लो के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें वो वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा.
सेकंड पॉइंट की टू स्ट्रीमलाइन फ्लो नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, कि दो स्ट्रीमलाइन अगर फ्लो हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो यू विल गेट 2 टेंजेंट, आपको यहाँ पे 2 टेंजेंट मिलेंगे लाइक दिस। 2 टेंजेंट मतलब वेलोसिटी की 2 डायरेक्शन, बट अगर वेलोसिटी की 2 डायरेक्शन मतलब 2 डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, 2 डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी की 2 डिफरेंट वैल्यू हैं इसका मतलब ये फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन नहीं है। तो मींस 2 स्ट्रीमलाइन फ्लो नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम आगे चलते हैं। द टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इट एक्सप्रेस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके लिए पहले हमें 2-3 चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, कंसीडर करने के बाद फिर चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ लिक्विड फ्लो इन अ ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। तो हमने क्या किया कि एक ट्यूब ले ली, वी से दैट कि दिस इज योर ट्यूब, ये आपकी कोई ट्यूब है, क्लियर, दिस इज अ ट्यूब, क्लियर, ये आपकी कोई ट्यूब है जिसमें से आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है लाइक दिस। दिस इज अ ट्यूब of varying cross section area. Let A1 V1 and rho V be the area of cross section of tube, velocity of the flow of liquid and density of the liquid at point A। तो ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट B है। A पॉइंट के ऊपर जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो ρ1 है, जो वेलोसिटी है वो V1 है, और जो आपकी यहाँ पे इसका जो एरिया है वो है A1। मीन्स A पॉइंट के ऊपर एरिया यहाँ पे A1 है, वेलोसिटी यहाँ पे V1 है और डेंसिटी यहाँ पे ρ1 है। सिमिलरली यहाँ पे जो एरिया है वो A2 है, जो वेलोसिटी है वो V2 है और जो डेंसिटी है वो ρ2 है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लिक्विड एट पॉइंट ए इन टाइम डेल्टा टी। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आपका है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड एट पॉइंट ए इन टाइम डेल्टा टी, कि डेल्टा टी टाइम में लिक्विड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पॉइंट ए पे। तो हमें पता है पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या है, V1 है, और टाइम हमने क्या ले लिया, डेल्टा टी ले लिया। तो वी हैव अ फॉर्मूला कि जो आपकी वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होती है, या डिस्टेंस हम लिख सकते हैं, क्लियर। तो अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकाल लूंगा तो डिस्टेंस आपका आएगा वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो वेलोसिटी क्या है पॉइंट ए के ऊपर, V1 है, और टाइम कितना डेल्टा टी, तो डिस्टेंस आपका आ गया V1 डेल्टा टी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ अ लिक्विड क्रॉसिंग द एरिया A1 इन टाइम डेल्टा टी, कि जो उस A1 के ऊपर जो एरिया आपका A पॉइंट के ऊपर जो एरिया A1 है इसको कितना मास क्रॉस कर रहा है। मीन्स यहां पे लिखेंगे मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग एरिया A1 इन टाइम डेल्टा टी एट पॉइंट ए, कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा M1, मास की वैल्यू निकालनी है हमें। किसी ने कि इस पॉइंट ए को कितना, इस पॉइंट ए पे कितने लिक्विड है या उस लिक्विड का कितना मास है जो उसको क्रॉस कर रहा है टाइम डेल्टा टी के अंदर। सो वी नो दैट कि अपने पास एक रिलेशन है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। सो इफ यू वांट टू फाइंड द मास दैट इज डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। सो हम यहां पे लिखेंगे डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, क्लियर। सो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। सो वी नो दैट द डेंसिटी इज ρ1 एट दैट पॉइंट, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम आपकी होती है वो ρ1 इंटू वॉल्यूम होती है एरिया इंटू में हाइट। सो हमें यहाँ पे एरिया बताना है, तो वी नो दैट कि जो यहाँ पे एरिया है वो A1 है, तो ये A1 आ गया। अब आती है हाइट की बात, कि डेल्टा टाइम टी में लिक्विड ने कितना फ्लो किया। अब मान लो ये लिक्विड यहाँ पे था और 1 सेकंड में, एक डेल्टा टी में ये यहाँ से यहाँ चला गया। सो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस ट्रैवल है, डिस्टेंस ट्रैवल के साथ साथ ये लेंथ है, और लेंथ के साथ कहीं ना कहीं ये हाइट भी है। तो जो डिस्टेंस है यहाँ पे उसको हम लिखेंगे हाइट। तो जो हाइट आपकी आई है वो आई है V1 डेल्टा टी। तो हेयर वी राइट हेयर V1 डेल्टा टी। तो ये आपका गया पहला, क्लियर। तो इस वैल्यू है ये डेल्टा M1 के इक्वल है, तो हम डेल्टा M1 अपॉन में डेल्टा टी को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा आपका ρ1 A1 V1, क्लियर।
सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ जो ये आपका है चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टाइम, इट इज सेट टू बी मास फ्लक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, मास फ्लक्स कहेंगे कि टाइम के साथ मास में कितना चेंज आ रहा है, उसको बोल दिया मास फ्लक्स। अब जैसे ए पॉइंट के ऊपर निकाला, सिमिलरली वी वांट टू फाइंड द मास फ्लक्स एट पॉइंट बी, मास फ्लक्स एट पॉइंट बी, तो वो आपका बनेगा डेल्टा m2 अपॉन में डेल्टा t इज इक्वल टू ρ2 a2 एंड v2। क्लियर? सो अप टू हेयर वी हैव डन इट। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या करना है। अब अगले पॉइंट में ये आएगा बेटा कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ना तो कोई लिक्विड एंटर कर रहा है और ना ही लिक्विड आपका लीव कर रहा है। पॉइंट समझ में आएगा कि इस ए से लेके बी तक जितना लिक्विड यहां से एंटर किया उतना यहां से लीव कर रहा है। इन बिटवीन द पाथ ए एंड बी नो लिक्विड इज एंटरिंग और नो लिक्विड इज लीविंग। सो इन दैट केस जब आपका कोई लिक्विड एंटर ना करे, कोई लिक्विड लीव ना करे, तो उस केस में आपका जो मास फ्लक्स होता है, मास फ्लक्स जो होता है, मास फ्लक्स एट ए, वो होगा इक्वल टू दी मास फ्लक्स एट बी। पॉइंट समझ में आया सभी को कि अगर ए और बी पॉइंट के बीच में कोई लिक्विड ना तो एंटर करता ना कोई लिक्विड लीव करता, तो उस केस में आपका क्या होगा कि जो मास फ्लक्स है वो आपका कांस्टेंट होगा। अगर मास फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, मतलब जो हमने दो मास फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड किया है उन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे और कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मास फ्लक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, पहली वैल्यू थी आपकी यहाँ पे ρ1 a1 v1, वो इक्वल टू हो जाएगी ρ2 v2 a2 एंड v2। सो एज वी नो दैट कि जो लिक्विड यहां से एंटर किया अगर उसकी डेंसिटी रो है तो जहां से लीव भी करा उसकी डेंसिटी भी रो होगी। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, वो पॉइंट हमने क्या लिखना है, वो लिखना है हमने यहाँ पे कि जो आपका ρ1 है दैट इज इक्वल टू ρ2 इक्वल टू रो। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे ρ1 था वहां पे भी रो आ गया, a1 आ गया, v1 आ गया। सिमिलरली जहाँ पे ρ2 था वहां पे भी रो आ गया, a2 आ गया, v2 आ गया। तो ये रो से रो आपका क्या होगा, कैंसिल। तो ये जो a1 v1 है वो आगे a2 v2 के इक्वल। तो अगर a1 इक्वल टू a2 v2 है, इसका मतलब जो आपका av है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। और यही आपकी है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की av इक्वल टू कांस्टेंट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब नेक्स्ट आपका है एनर्जी ऑफ लिक्विड। अ लिक्विड पोजेस थ्री टाइप ऑफ एनर्जी। द थ्री टाइप एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड ड्यू टू इट्स मोशन, दैट इज काइनेटिक। एंड प्रेशर एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड ड्यू टू इट्स मास एंड हाइट। एंड प्रेशर एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड ड्यू टू इट्स प्रेशर। तो ये तीन तरह की आपकी एनर्जी है, तीनों के लिए हमने डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। तो काइनेटिक एनर्जी आपको तो सारी पता है, हाफ m v स्क्वायर होती है। तो m इज द मास ऑफ द लिक्विड एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। सो दिस इज योर प्रेशर एनर्जी, सो दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। सो इफ वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता होती है mgh। तो m इज द मास, g इज द ग्रेविटी एंड h इज द हाइट ऑफ द लिक्विड। सो एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मास एंड हाइट एंड दिस एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो अब जो नया टॉपिक है वो है प्रेशर एनर्जी, उसके लिए हमने थोड़ा सा डेरिवेशन करना है, वो देखते हैं क्या है। सो प्रेशर एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। इसकी डेफिनेशन रहेगी। अब प्रेशर एनर्जी के लिए हमने एक डेरिवेशन करना है छोटा सा, वो देखते हैं क्या है। तो द टॉपिक इज प्रेशर एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक अ कंटेनर। हमने यहाँ पे क्या लिया है, कंटेनर ले लिया। दिस इज अ कंटेनर विच इज फिल्ड विद द लिक्विड, जिसको हमने एक लिक्विड से फिल्ड किया है। अब इस कंटेनर के हमने यहाँ पे लगा दिया एक पिस्टन। यहाँ पे एक आपका क्या है, पिस्टन है। कंसीडर अ वेसल फिटेड विद अ पिस्टन एट वन साइड। लेट दिस वेसल इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। हमने इस वेसल को फिल कर दिया एक लिक्विड के साथ जिसकी जो डेंसिटी है वो रो है। क्लियर। लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन। अब जो ये पिस्टन है, इसका ये जो पिस्टन है इसका जो एरिया है वो आपका ए है। क्लियर। एंड पी बी द प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द फ्लूइड, कि जब इस पिस्टन को हम प्रेस करते हैं तो जो ये फ्लूइड प्रेशर एक्सपीरियंस करता है वो पी करता है। सो इफ वी वांट टू फाइंड द फोर्स
अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालता हूँ तो प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो जो फोर्स होगा वो आपका बन जाएगा प्रेशर इनटू में एरिया, मींस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पिस्टन। जी मैंने यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया P जो इस फ्लूइड के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, इसका एरिया A है। क्लियर, वी से दैट कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स और प्रेशर ऑन दैट पिस्टन, दिस पिस्टन डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस dx। ये पिस्टन कितना डिस्प्लेस हो गया, dx। तो बेटा अब हमने यहाँ पे निकालनी है प्रेशर एनर्जी। कोई भी हमने जो एनर्जी निकालनी है वो एनर्जी होगी वर्क डन के लिए। तो वर्क डन ऑन डिस्प्लेसिंग दिस पिस्टन थ्रू अ डिस्टेंस dx, तो वी नो दैट दिस वर्क डन इज dw, और कोई भी जो वर्क डन होता है वो होता है F इंटू में dx। F मतलब फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमने यहाँ से F अप्लाई किया था, प्रेशर P अप्लाई किया था, उस प्रेशर की वजह से फोर्स आपका है वो PA है, और हमने जो डिस्प्लेसमेंट बताई है वो dx बताई है। तो जो ये वर्क डन आया, ये वर्क डन आपका आ गया F इंटू में dx, और जो इस F की वैल्यू वो P है तो हम यहाँ पे लिख देंगे PA इंटू में dx। अब यहाँ पे आ गया एरिया इंटू में dx। अब जो एरिया है वो एरिया ही है, जो dx है वो कहीं ना कहीं आपकी क्या है, हाइट है या लेंथ है, जो मर्जी आप कह दो। तो हमें पता है जो A इंटू में dx होगा उसको हम लिख देंगे dv। तो जो dw आपका आ गया वो आ गया आपका P इंटू में dv। एंड दिस वर्क डन स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। ये जो वर्क डन है किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो जो प्रेशर एनर्जी आएगी आपकी, प्रेशर एनर्जी जो आएगी वो आपकी आएगी PdV। अब जितनी भी हमने एनर्जी ऊपर की है ये है काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं निकालता हूं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो इधर भी हम m से डिवाइड कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इधर भी m से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो बनेगी हाफ v स्क्वायर, और ये बनेगी GH। सिमिलरली इफ वी वांट टू फाइंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो अगर मैं निकाला प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास तो मैंने क्या कर दिया, PdV को m से डिवाइड कर दिया। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ m। तो m होता है रो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से मास निकालना चाहता हूँ तो जो मास होगा वो होगा डेंसिटी। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितने dV है, तो यहाँ पे आ जाएगा रो इंटू में dV इज इक्वल टू m। तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ m हियर। सो जो ये m होगा इसको अगर हम डेल्टा m भी कह देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया PdV डिवाइड बाय रो dV। तो ये dV से dV कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ गया P बाय रो। तो जो P बाय रो है यह प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। जो हाफ v स्क्वायर थी वो थी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, और जो GH है वो आपकी है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो मैंने तीनों निकली है यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगी आपकी, हाफ v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ v स्क्वायर है प्रेशर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो GH, और जो आपकी प्रेशर एनर्जी है वो P बाय रो। ये सारी एनर्जी क्या है, पर यूनिट मास, कि ये सारी एनर्जी आपकी पर यूनिट मास है। इसी की बेस पे आपके आगे बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम कहती है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट इफ योर फ्लो इज स्ट्रीम लाइन। अगर फ्लो आपका क्या है, स्ट्रीम लाइन है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मींस प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट फॉर अ स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्लियर, दिस इज योर बर्नौली थ्योरम विच वी हैव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है बर्नौलीज थ्योरम। सो एज प्रीवियसली वी हैव डिस्कस अबाउट द थ्री टाइप ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। सो बर्नौली थ्योरम इज अबाउट ऑफ दीज एनर्जीज। So what Bernoulli theorem state that potential energy per unit mass, pressure energy per unit mass plus kinetic energy per unit mass plus potential energy per unit mass is remain constant, means sum of the pressure energy, kinetic energy, potential energy per unit mass for a streamline flow is always constant. So this is the definition of Bernoulli theorem. कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं पर यूनिट मास, और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं पर यूनिट मास, तो उन सब का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली थ्योरम।
सो नाउ वी हैव टू प्रूव इट। हमने इसको प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट क्यों है और कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो थ्रू अ पाइप, कि हमने क्या ले लिया कि विल टेक अ फ्लूइड, यहां पे हम एक डायग्राम बनाएंगे कि दिस इज योर ट्यूब, ये आपकी कोई ट्यूब या पाइप है जिसमें से कोई फ्लूइड क्या करता है, फ्लो करता है। क्लियर। तो यहां पे भी दो एंड होंगे, ये ट्यूब का ए एंड है, ये ट्यूब का आपका क्या है, बी एंड है। सो कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड विच इज फ्लो थ्रू दिस ट्यूब, की एक फ्लूइड है जो इस ट्यूब के थ्रू फ्लो कर रहा है। आइडियल है, इसका मतलब जो फ्लो होगा इस फ्लूइड का वो स्ट्रीम लाइन है। क्लियर। तो ये यहां से इसकी हम हाइट के बारे में बात करेंगे। सो अब यहां पे कहता है लेट P1 A1 H1 V1 and P2 A2 H2 V2 be the pressure, area, height and velocity of the flow at point A and B, कि जो पॉइंट A है इसके ऊपर जो प्रेशर है वो P1 है। क्लियर। और जो एरिया है A1 है, हाइट यहाँ पे H1 है और जो वेलोसिटी है वो V1 है। सिमिलरली जो पॉइंट आपका B है इसके ऊपर जो प्रेशर है P2 है, एरिया A2 है, हाइट H2 है और वेलोसिटी है V2। क्लियर। So now we have to find first force acting on fluid at point A। पहला पॉइंट आपका यहां पे है फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड एट पॉइंट ए, कि ए पॉइंट के ऊपर फ्लूइड के ऊपर जो ए पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर फ्लूइड के ऊपर क्या प्रेशर एक्ट करेगा। सिंपल सी बात अगर देखें कि पॉइंट ए के ऊपर प्रेशर क्या है आपका P1 है, एरिया क्या है A1 है। सो वी हैव अ फॉर्मूला कि प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। सो जो फोर्स आपका रहेगा वो बनेगा प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर यहाँ पे P1 है और एरिया यहाँ पे क्या है A1 है। तो जो फोर्स एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा P1 A1। सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड। क्लियर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखेंगे वो कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड इन 1 सेकंड एट पॉइंट ए। क्या है नेक्स्ट आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड एट पॉइंट ए इन 1 सेकंड, की 1 सेकंड के अंदर फ्लूइड पॉइंट ए पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो वी ऑल नो दैट कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम या स्पीड इनटू टाइम। अब जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो V1 है और टाइम कितना है 1 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, V1 ट्रैवल किया। क्लियर। सो वर्क डन पर सेकंड ऑन फ्लूइड एट पॉइंट ए। अब हमने यहां निकालना है वर्क डन, वर्क डन पर सेकंड एट पॉइंट ए, कि वर्क डन क्या होगा पर सेकंड है। तो वी ऑल नो दैट कि जो वर्क डन आपका होता है, सो अगर मैं कह देता हूं कि यहां पे वर्क डन W है तो वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमने निकाला, जो फोर्स आपका आया था वो हमने PA लिखा था तो उसकी वैल्यू थी P1 A1। ऐसी हमने जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल की है वो की है V1। तो यहां से जो वर्क डन आ जाएगा वो आपका आ जाएगा P1 A1 V1। क्लियर। सिमिलरली जो वर्क डन आपका होगा एट पॉइंट बी, क्या भैया आपका वर्क डन एट पॉइंट बी पर सेकंड। तो जैसे यहां पे P1 A1 और V1 आया तो वहां पे क्या होगा P2 A2 एंड V2। क्लियर। सो अगर मैं यहां से नेट वर्क डन निकालना चाहता हूं, नेट वर्क डन, तो जो नेट वर्क डन वी से दैट कि नेट वर्क डन इज W, सो दैट इज इक्वल टू W1 माइनस W2। तो W1 क्या था P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 एंड दिस वर्क डन स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी, कि जो वर्क डन आपका है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। क्लियर। लेकिन इसमें थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशन करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लिख के आए थे इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, वो कहती थी A1 V1 ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 ρ2 इज इक्वल टू था वो डेल्टा M डिवाइड बाई डेल्टा T मास फ्लक्स। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूं तो टाइम हमने 1 सेकंड लिया, तो यहां से वैल्यू आ गई A1 V1 ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 ρ2 इज इक्वल टू डेल्टा M। तो वहां पे
वहां पे आपका जो मास था वो स्मॉल था, तो इसलिए हमने डेल्टा माना था, लेकिन यहाँ पे जो मास है आपका हमने m मान लिया कि वो मास कुछ ना कुछ होगा, तो इसको हम डेल्टा m को लिख देंगे m। तो यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी A1 V1 ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 ρ2 इज इक्वल टू m। अब हमें लिखा था कि जो लिक्विड एंटर किया है वही बाहर निकलेगा, तो ρ1 इक्वल टू ρ2 इक्वल टू ρ होगा, तो यहां से जो अपनी वैल्यू आएगी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू m बाय ρ। तो हमने यहां से A1 और V1 की वैल्यू निकाल दी। A1 V1 A2 V2 वो किसके इक्वल है, वो m बाय ρ के इक्वल है। तो हम यहाँ पे जो A1 और V1 है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे m बाय ρ m बाय ρ। सो नाउ द प्रेशर एनर्जी विच इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन दैट कम्स आउट टू बी P1 m बाय ρ माइनस P2 m बाय ρ। तो दिस वी हैव कैलकुलेटेड प्रेशर एनर्जी। क्लियर। अब जो प्रेशर एनर्जी जो वर्क डन की फॉर्म में स्टोर हुई है, तो अगर हम ऊपर जाते हैं यहाँ पे कि ये ट्यूब आपकी हाइट पे है, ये एंड हाइट पे है, ये बेस में है, तो यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी है वो कम होगी, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, इसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वी नो दैट कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी एट पॉइंट ए पे, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए हमारी क्या होगी, हाफ m v1 स्क्वायर। तो उसको मैंने के काइनेटिक एनर्जी 1 लिख दिया। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी वो होगी आपकी हाफ m v2 स्क्वायर। सो व्हाट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इंक्रीज होगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। सिमिलरली इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होगा, वो होगा आपका mgh2 माइनस mgh1। क्लियर। हमने यहां तक इसको सभी एनर्जी निकाल ली। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है वर्क डन ऑन फ्लूइड इज इक्वल टू चेंज इन द एनर्जी ऑफ लिक्विड। तो यहां से हमने वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, जो हम यहां पे निकल लेना अपना कि जो मेन पॉइंट है ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी जो होगा, कि जो वर्क डन प्रेशर एनर्जी की वजह से हुआ था, दैट इज इक्वल टू दी टोटल इंक्रीज इन एनर्जी, दैट इज इक्वल टू टोटल इंक्रीज इन एनर्जी। अब टोटल इंक्रीज क्या है, यहां पे टोटल इंक्रीज जो आपका है इंक्रीज इन काइनेटिक प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल, तो हमने वो लिखना है यहां पे। अब जो वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी आया था वो अपना आया था P1 बाय रो माइनस P2 m बाय रो, ये था अपना वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। अब जो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी है वो टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और इंक्रीज कितना कितना हुआ है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज किया था हाफ, और ये था आपका काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज प्लस सिमिलरली जो mgh2 माइनस mgh1 था, ये था आपका इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। आफ्टर दैट वी हैव टू रीअरेंज इट, इसको हमने क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के लिए हमने यहां पे करना, हमारी जो इक्वेशन आ गई थी वो आ गई थी आपकी P1 m डिवाइड बाय रो माइनस P2 m डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। ये क्यों आया कि बेटा जो टोटल एनर्जी में इंक्रीज होगा वो आपका इंक्रीज किसके इक्वल है, वो है वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। कि जितना भी आपका एनर्जी चेंज हो रही है ए से बी तक जाते हुए, जितना भी एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है ए से बी तक जाते हुए, वो ड्यू टू है प्रेशर एनर्जी की वजह से। क्योंकि जब फ्लूइड नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा उसका प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है। और जो नीचे प्रेशर होगा ज्यादा होगा तो जो उसकी प्रेशर की वजह जो एनर्जी है उसको हम प्रेशर एनर्जी कहते हैं। तो यहां से पॉइंट है कि जो प्रेशर एनर्जी की वजह से वर्क डन हुआ है वो इक्वल टू है टोटल एनर्जी के। तो अब हमने इसको रीअरेंज करना है कि जो वन वाली टर्म है उनको एक साइड इकट्ठा करेंगे, 2 वाली को एक साइड।
तो P1m बाई रो प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh1 इज इक्वल टू P2 बाई, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, P2m बाई रो प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh2। ये हमने निकाल दिया। अगर हम आगे स्टेप पे जाते हैं, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी वी हैव कैलकुलेटेड। सो हम अगर इनको दोनों साइड मास कॉमन ले लेते हैं, इधर से भी हमने मास कॉमन ले लिया, इधर से भी मास कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया P1 बाई रो प्लस हाफ V1 का स्क्वायर प्लस m बाहर चला गया GH1, यहाँ से m कॉमन है आपका। फिर इधर से आपका P2 बाई रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2, यहां से भी क्या कॉमन है m, तो इस m से m आपका क्या हो गया कैंसिल। तो मतलब ये भी P1 है, ये P2 है, ये V1 है, ये V2 है, इसका मतलब इनकी वैल्यू में चेंजेस नहीं आ रहे। तो अगर इनकी वैल्यू में चेंजेस नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये कांस्टेंट, तो यहां से लिख दिया हमने P1 बाई रो P बाई रो प्लस हाफ V प्लस GH, जो सारा का सारा वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। कांस्टेंट कब की, जब A और B तक जाते हुए कोई भी फ्लूइड एंटर नहीं करता, कोई भी फ्लूइड लीव नहीं करता। मैंने पॉइंट यहाँ पे क्या समझना है, एक बार फिर से इसको जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वर्क डन एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन के लिए हमें चाहिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ए पॉइंट के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं, प्रेशर पता है, एरिया पता है, फोर्स निकल जाएगा। हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वेलोसिटी दे रखी है, तो हम 1 सेकंड के अंदर वर्क डन निकाल लेंगे। तो 1 सेकंड के जो वर्क डन आया हुआ है P1 A1 V1 आया, और B के ऊपर क्या होगा P2 A2 V2। तो जो नेट वर्क डन आपका होगा वो अगर हमने निकाला है तो वो करेंगे फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल, तो हमने उसको नेट वर्क डन निकाला। अब जो ये वर्क डन था दैट स्टोर इन द पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपका आ गया था। इसको रीअरेंज करने के बाद जो A1 V1 की जगह A2 V2 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी थी क्या, m बाई रो, तो ये आपका आ गया था वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी। अब पॉइंट यहाँ पे समझना है कि जो वर्क डन करेगी प्रेशर एनर्जी, जो वर्क डन करेगी दैट वर्क डन इज इक्वल टू टोटल इंक्रीज इन एनर्जी, मींस सम ऑफ कनेक्टिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो इंक्रीज आया है वो उसके इक्वल है। उसके बाद हमने रीअरेंजमेंट करने, रीअरेंजमेंट करने के बाद आपका ये टॉपिक था पोटेंशियल बर्नौली थ्योरम। ये आपका फाइनल एग्जाम के अंदर दिस इज योर 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में बनता है ये आपका। अब यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है हमने, 1-2 एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या है। अब सबसे पॉइंट यहाँ पे ये है बेटा कि इसकी एप्लीकेशन के लिए हमने सिर्फ एक पॉइंट को याद रखना है कि जहां पे स्पीड लार्ज होगी, जहां पे स्पीड क्या होगी लार्ज, वहां पे आपका जो प्रेशर होगा वो आपका स्मॉल होगा। क्लियर। तो अब हम एक एग्जाम्पल है आपका, वो है बंसन बर्नर। अब बंसन बर्नर है जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं, वो इस तरह का बर्नर होता है आपका। क्लियर। इस बर्नर में यहाँ पे 2 होल होते हैं। क्लियर। इसके बाद ये नीचे आपका स्टैंड होता है, स्टैंड के साथ ये जुड़ा होता है नीचे। क्लियर। इस स्टैंड के थ्रू इसके अंदर से आपकी जो गैस है उसकी यहाँ पे ये पाइप आती है ऐसे। क्लियर। दिस पाइप इज कनेक्टेड है। अब बंसन बर्नर इसके ऊपर कैसे काम करता है, ये गैस यहां से एंटर करती है, गैस इनलेट। अब बंसन बर्नर में यह है कि जब गैस हाई स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगी तो स्पीड क्या होगी यहाँ पे लार्ज। तो स्पीड अगर लार्ज है द प्रेशर इनसाइड दिस रीजन और दिस पोर्शन इज स्मॉल, तो प्रेशर आपका हो जाएगा स्मॉल। अगर प्रेशर अंदर कम है, छोटा है, स्मॉल है, तो बाहर प्रेशर क्या ज्यादा है, द एयर फ्रॉम द आउटसाइड विल एंटर इन द बर्नर एंड दिस एयर मिक्स विद द गैस एंड आफ्टर दैट इट बर्न। क्योंकि किसी चीज को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए। ऐसी आपकी जो स्प्रे वाली मशीन होती है वो भी ऐसे ही काम करती है। अब होता क्या है स्प्रेयर के अंदर की, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपकी एक रफ डायग्राम बनाता हूँ स्प्रे की मशीन का, अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह की होती है आपकी। क्लियर। यहां से स्प्रे, यहां पे इसके पिस्टन लगा होता है। क्लियर। पीछे से बंद होती है, यहां से पिस्टन को हम पुश करते हैं और इन बिटवीन इस पाथ के अंदर इसको नीचे ट्यूब की हेल्प से किसी भी कंटेनर के अंदर इसको डिप किया होता है लाइक दिस। तो अगर यहां से ये डिप होगी तो जब हम इस पिस्टन को प्रेस करेंगे तो इस पोर्शन के ऊपर जो एयर है वो हाई स्पीड से बाहर जाएगी। अगर यहाँ पे स्पीड क्या होगी
लार्ज होगी, स्पीड इज लार्ज एट दैट पॉइंट, देन जो प्रेशर है वो स्मॉल होगा। अगर यहाँ पे प्रेशर स्मॉल है, यहाँ पे प्रेशर क्या लार्ज है, ड्यू टू दैट प्रेशर जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ क्या करेगा, राइज करेगा एंड इट विल कम आउट थ्रू द स्प्रेयर। एक और पॉइंट हमने छोटा सा समझना इसके अंदर, वो पॉइंट आपका क्या है कि जब विंड स्ट्रॉम आते हैं कि जो घरों की छतें हैं वो उड़ जाते हैं, उसका रीजन क्या है कि अगर ये कोई रूफ है, क्लियर, ये रूफ के अंडर पार्ट है, तो रूफ के ऊपर से जो एयर है दैट विल ब्लो विद हाई स्पीड। तो अगर ऊपर स्पीड ज्यादा है तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो ऊपर प्रेशर कम है, क्लियर, तो नीचे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ड्यू टू दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस अबव एंड बिलो द रूफ। सो ड्यू टू दैट प्रेशर डिफरेंस दैट रूफ विल ब्लो अवे, ये उड़ जाती है यहाँ पे। ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, ये भी आपका किसकी वजह से है, द आर्टरी कैरिंग ब्लड इज कंस्ट्रक्टेड, वो पतली हो जाए ड्यू टू दैट कि वहां पे जो आपका जो प्रेशर है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ ब्लड वेसल, थ्रू दिस ब्लड वेसल ब्लड इज फॉलोइंग, इफ ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू दैट ब्लड वेसल ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ दैट ब्लड वेसल, तो ये जो ब्लड वेसल है अगर ये श्रिंक कर जाएगी तो यहाँ पे बेटा इसका एरिया डिक्रीज कर जाएगा। अगर इफ एरिया डिक्रीजेज, सो इफ ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू दैट वेसल, दैट ब्लड इज एट हाई स्पीड, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ज्यादा। इफ स्पीड इज हाई एट दैट पॉइंट देन प्रेशर एट दैट पॉइंट डिक्रीजेज। सो इफ प्रेशर डिक्रीजेज ड्यू टू दैट देयर इज अ सडन चेंज इन द ब्लड प्रेशर, जिस वजह से आपका जो हार्ट अटैक होता है। तो ये आपकी एप्लीकेशन थी basis on the Bernoulli theorem. So up to here we have completed. You will get the next video. In the next video we will complete that chapter. Up to here you will complete, fear it on your fear notebook. Thank you.